जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ यानी युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए अवसर, इसे पढ़ने वाले हैं। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए हैं, जिनका जिक्र पंडित नेहरू ने इस चैप्टर में किया है। You know that I once wrote a book called The Discovery of India. आपको पता है कि मैंने एक बार एक किताब लिखी थी जिसका नाम था The Discovery of India यानी भारत की खोज। I was engaged in that quest long before I wrote that book. उस किताब को मैंने लिखा उसके काफी पहले से ही मैं इस क्वेस्ट में यानी मैं इस तलाश में, इस खोज में लगा हुआ था, एंगेज था यानी बिजी था। It was not mere curiosity that led me to that quest. और वो मात्र मेरी उत्सुकता नहीं थी जिसने मुझे इस खोज, इस तलाश की ओर अग्रसर किया था। I was engaged in many activities. मैं कई सारी गतिविधियों में लिप्त था and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought. और मैं चाहता था कि एक सही सा reconciliation हो यानी कि एक सही सा समन्वय हो, एक कोऑर्डिनेशन हो मेरी एक्टिविटी यानी मेरी गतिविधियों में, मेरे कर्मों में और मेरे थॉट यानी विचारों में, यानी कि जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं सोचूं वैसा ही मैं कर भी पाऊं, यानी मेरी कथनी और करनी में कोई भेद ना हो और मेरी एक्टिविटीज में और मेरे एक्शन में एक तालमेल हो। थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन। तो थॉट यानी कि विचार जो कि कर्म के बिना हो, यानी सिर्फ विचार आपके दिमाग में आए और आप उनके आधार पर कर्म ना कर पाए, तो फिर वो बिल्कुल अबॉर्शन के जैसा है। अबॉर्शन का वैसे मतलब गर्भपात होता है, लेकिन यहाँ जिस सेंस में ये अबॉर्शन वर्ड को यूज किया है वो है कि जो आप चाहते थे, जो आपने परिणाम सोचा था वैसा परिणाम ना निकले। अगर हम देखें तो अबॉर्शन भी वही है कि जो एक प्राणी, जो जीव पनपना शुरू हुआ लेकिन वो दुनिया में नहीं आया, यानी जैसा चाहा वैसा परिणाम नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ इस लाइन में अबॉर्शन वर्ड को यूज किया गया है। तो यहाँ पंडित नेहरू कहते हैं कि अगर आप सिर्फ विचार रखते हैं और उस विचार के आधार पर कर्म नहीं कर पाते तो वो बिल्कुल गर्भपात के ही जैसा है। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। और कर्म यदि बिना विचार के किया जाए फिर वो भी एक भूल है, एक गलती है। ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इरिप्रेसिबल अर्ज। बेशक बिल्कुल हम कभी कभी काम करते हैं जो कि हम किसी इम्पल्स यानी किसी आवेग के कारण करते हैं, या फिर इरिप्रेसिबल अर्ज यानी कि एक बहुत ही तीव्र इच्छा कुछ काम करने की। तो कभी कभी अचानक से एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है जिसके कारण हम कुछ काम करते हैं और वो तीव्र इच्छा इरिप्रेसिबल होती है यानी दबाई नहीं जा सकती, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। If suddenly you throw a brick at me and my hand goes up to hit myself, it is an automatic instinctive action. और अगर आप अचानक मुझ पर एक ईंट फेंक दो और मेरा हाथ ऊपर स्वयं को बचाने के लिए आए, तो ये एक ऑटोमेटिक, ये एक स्वतः होने वाला एक इंस्टिंक्टिव एक्शन होगा। इंस्टिंक्टिव मतलब जो कि किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर होता है, यानी ये स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ अपने आप को बचाने के लिए ऊपर आएगा एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट थॉट। और ये जो मेरा हाथ ऊपर आने की जो क्रिया होगी ये डेलिबरेट यानी जानबूझकर, पहले से सोच समझकर कोई थॉट नहीं रहा होगा, उस थॉट का ये रिजल्ट नहीं रहा होगा, यानी मैंने पहले से सोचा नहीं होगा, प्लान नहीं किया होगा कि इस तरह से मैं अपने हाथ को ऊपर लेकर आऊंगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मेरी तरफ से आएगी। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. सुबह से लेकर रात तक होने वाले स्वतः जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन्हीं की एक श्रृंखला से हमारी जो जीवन शैली होती है वो पोषित होती है। Anything we do outside that common range of actions, however, has to be preceded by some measure of thinking. तो ये जो साधारण क्रियाकलाप, ये जो साधारण कर्म हम करते हैं, उस रेंज के बाहर, अगर उस रेंज से आगे, उसके बियॉन्ड जाकर अगर हमें कुछ करना होता है तो फिर उससे पहले थोड़ी सी थिंकिंग जरूरी है, थोड़ा सोच विचार जरूरी है। The more action and thought are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow.
जितना ज्यादा आपके कर्म और आपके विचार अलाइड यानी कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं यानी कि वो एक जैसे होते हैं, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव, उतने ही ज्यादा प्रभावशाली वो बन जाते हैं और उतना ही ज्यादा खुश आप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पंडित नेहरू का जो एक मूल भाव है इन लाइंस का वो यही है कि आपके कर्म और आपके विचार एक जैसे हों। अगर ऐसा होता है तो आप एक आंतरिक सुख की अनुभूति करते हैं। There will then be no inner conflict between wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in another. तो अगर आपके विचारों और आपके कर्मों के बीच सामंजस्य की स्थिति बन जाती है, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा कर भी पाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक टकराव की स्थिति, एक संघर्ष की स्थिति, एक तालमेल न हो पाने की स्थिति नहीं बनेगी। किसके बीच? आपको जो कुछ करना आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा और उसे न कर पाने के कारण जो आपको अयोग्यता का एक भाव उत्पन्न होगा, उनके बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। या फिर आप सोचेंगे एक तरह से और करेंगे कुछ और, तो इससे आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, यानी आप संतोषजनक स्थिति में नहीं होते, आप स्वयं के ही व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार के डिसएग्रीमेंट से, इस प्रकार के डिससेटिस्फेक्शन से आप बच जाएंगे। The happiest man is he whose thinking and actions are coordinated. तो जिस व्यक्ति के सोच और उसके कर्म सामंजस्य में है, तालमेल में है, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति है। Happiness after all is an inner state of mind. आखिरकार जो खुशी है वो एक आंतरिक दशा है आपके मन की। It is little dependent on outside environment. और ये कम ही निर्भर करती है बाहरी वातावरण पर, यानी बाहरी वातावरण का ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। Happiness has very little to do, for instance, with whether you are rich or not rich. तो फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो खुशी का बहुत कम ही लेना देना है इस बात से कि क्या आप अमीर हैं या आप अमीर नहीं हैं। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा मिजरेबल, सबसे ज्यादा जिनकी दुर्दशा है, ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो वही है जो कि रिच पीपल है, यानी अमीर लोग ही ज्यादा है जिनकी ज्यादा दुर्दशा है, और ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है। इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी makes one miserable in a very acute way. यह सच है कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी एक एक्यूट वे में यानी बहुत ही तीव्र गति से बहुत ज्यादा मिजरेबल यानी दयनीय बना देती है। बट माई पॉइंट इज, लेकिन मेरा मानना है that it is not wealth but coordination of one's thoughts and action which removes inner conflicts. लेकिन मेरा मानना है कि वो कर्मों और विचारों के बीच का सामंजस्य, तालमेल है जो कि आंतरिक टकराव की स्थिति को, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है, ना कि धन। यानी धन ऐसा करने में सक्षम नहीं है, बल्कि अगर आपके विचार और आपके कर्म सामंजस्य में है, तालमेल में है, तो आपके अंदर की जो टकराव की स्थिति है, जो असंतोष की स्थिति है, वो दूर हो सकती है। It is in that way that integration of personality is achieved. और यही वो तरीका है जिससे पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में एकीकरण की प्राप्ति की जा सकती है, यानी आपके थॉट्स, आपके विचार और आपके एक्शंस, आपके कर्म एकीकृत हो सकते हैं। We were engaged as you know, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लिप्त थे, हम व्यस्त थे in a very great movement in India, भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन में। Because that movement was intimately concerned with the freedom of India. क्योंकि वह आंदोलन काफी घनिष्ठता पूर्वक भारत की आजादी से जुड़ा हुआ था। I was led to wonder what exactly India is. तो यहाँ पर वंडर का मतलब आश्चर्य नहीं है, यहाँ मतलब है कि अक्सर मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये आता है कि असल में भारत है क्या। I knew of course the geography of India. बिल्कुल, बेशक मैं भारत के भूगोल के विषय में जानता था। I knew many other odd facts about India too. और इसके साथ साथ भारत के बारे में और भी कई अजीबोगरीब तथ्य हैं, वो भी मैं जानता था। I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो फिर इसी आधार पर मैं मानूं कि भारत ही विश्व का सबसे ज्यादा महान देश है।
That is the kind of folly in which the people of every country indulge. और ये उस प्रकार की एक भूल है जिसमें प्रत्येक देश के ही लोग इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या शामिल हो जाते हैं। यानी हर देश के लोग यही गलती करते हैं क्योंकि वो जिस देश में पैदा हुए हैं तो सिर्फ इसी बात के आधार पर वो मानते हैं कि उनका देश ही विश्व का सबसे महान देश है। There are quite enough people in India who think that India is obviously the greatest country. तो भारत में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि स्पष्ट तौर पर भारत ही सबसे महान देश है। In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, we prided ourselves on our spiritual greatness. उन दिनों में जबकि हम राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं थे तो हम अपने राजनीतिक दशा के ऊपर तो कोई गर्व की अनुभूति नहीं कर सकते थे, उसमें हम कोई गर्व महसूस नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त हम गर्व करते थे अपनी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस पर, यानी अपनी आध्यात्मिक महानता पर। Having nothing else to get hold of, we took refuge in spirituality. तो जब हमारे पास किसी भी चीज की पकड़ नहीं थी, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने शरण ले ली आध्यात्म में। If you go to other countries, अगर आप दूसरे देशों में जाएं, I shall not name them, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, as I do not wish to cause offense, क्योंकि मैं उनको आघात नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। You will find the people that think that their country is the chosen country. तो आपको वहां अगर दूसरे देशों में जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऐसा लगता है, जो कि ये सोचते हैं कि उनका देश एक चयनित देश है, यानी कि वो प्रिविलेज्ड है, उसमें कुछ खास है। द टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन, और उन्हें लगता है कि वही सभ्यता को पथ दिखाता है, जो टॉर्च बियरर है, पथ प्रदर्शक है, वो उन्हीं का देश है, यानी उन्हीं के देश के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है और वही पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहे हैं। द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आधुनिक, सबसे ज्यादा उन्नत देश उनका है। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी कंट्री, उन्हें लगता है कि उन्हीं का देश सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देश है। द कंट्री विद द बिगेस्ट बिल्डिंग्स, और उन्हीं के देश में सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। द कंट्री विद समथिंग यूनिक, और उनका देश ऐसा है जिसके पास कुछ यूनिक है, कुछ अद्वितीय, कुछ खास चीज है। सम मिशन और द अदर, कोई खास मिशन है या फिर कोई अन्य बातें हैं जिन पर वो गर्व कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों को अपने देश के बारे में यही गलत फहमियां होती हैं। It is natural for one to like one's own country and one's own people. किसी व्यक्ति के लिए ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने देश को पसंद करे, अपने देश के लोगों को पसंद करे। It would be unnatural not to do so, क्योंकि ऐसा ना करना अस्वाभाविक होगा। It is good to be a little proud of one's own country. ये एक अच्छी बात है कि अपने देश के ऊपर थोड़ा गर्व महसूस किया जाए। But it is wrong to start imagining that we are the highest and the best in the world. लेकिन ये कल्पना करने लगना कि हम ही सबसे उच्च हैं दुनिया में और हम ही सबसे अच्छे हैं, तो ये गलत है। The fact is that every country and every people have their admirable points about them. तो तथ्य तो ये है, बात तो ये है कि हर देश और हर देश के जो लोग हैं उनके पास अपने खुद के कुछ प्रशंसनीय बातें हैं जिन पर वो गर्व महसूस कर सकते हैं। They have great achievements, उनके पास महान उपलब्धियां हैं। To their credit, यानी उनके खाते में भी महान उपलब्धियां हैं। And they have also bad periods in their history, और उनके इतिहास में कुछ बुरा समय भी है, कुछ बुरे काल भी हैं। This applies not to countries only, but to individuals also. और ये बात न केवल सिर्फ देशों पर लागू होती है बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। Nobody is perfect. तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं है, दोष रहित नहीं है। He has weaknesses and failings. तो हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां भी होती हैं और कुछ असफलताएं भी होती हैं। Nobody is thoroughly bad either. और ना ही कोई व्यक्ति thoroughly यानी completely पूरी तरह से बुरा होता है। We are all mixtures of good and evil. हम सभी एक मिश्रण है अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी। But we should try to further the good in ourselves. लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ा सकें and in others, और दूसरों के अंदर की अच्छाई को भी बढ़ाएं। Most of you probably did not see गांधी जी at close quarters. आप में से अधिकतर ने शायद गांधी जी को पास से, नजदीक से नहीं देखा होगा।
He had amazing qualities. उनके पास अद्भुत गुण थे. One of these qualities was that he managed to draw out the good in another person. और उन गुणों में से एक गुण ये था कि वो किसी न किसी तरह से दूसरे व्यक्ति में से अच्छाई को बाहर निकाल ही लेते थे. The person may have had plenty of evil in him. फिर चाहे सामने वाले व्यक्ति में कई सारे अवगुण हो, कई सारी बुराइयां हो, but he somehow spotted the good. लेकिन वो किसी न किसी तरह से उसमें अच्छाई खोज लेते थे and laid emphasis on that good. और उस अच्छाई पर जोर देते थे. The result was, और इसका परिणाम होता था, that the poor man had to try to be good. कि उस सामने वाले बेचारे व्यक्ति को अच्छा बनने की कोशिश करनी ही पड़ती थी. He could not help it. और वो इसमें कुछ नहीं कर पाता था. He would feel a little ashamed. और उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी when he did something wrong. कि अगर वो कुछ गलत करता था तो शर्मिंदा भी हो जाता था. People who always seek evil in others find it. जो लोग दूसरों में हमेशा अवगुणों को, बुराइयों को ही खोजते रहते हैं तो उन्हें वो मिल भी जाती हैं. This applies to nations as well as individuals. और ये बात न केवल देशों पर बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है. Go to a foreign country. किसी बाहरी देश में जाएं. You are likely to find many things that you do not like. तो वहाँ पूरी संभावना है कि आपको कई सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं. Are you going to spend your time finding out the evil in other countries? तो क्या आप अपना समय केवल दूसरे देशों में बुराइयां निकालने में ही व्यतीत करना चाहेंगे और rather in finding out the good in them? या फिर इसके बजाय आप उनमें अच्छाई ढूंढने में अपना समय निकालेंगे and profiting yourself and others by your contact. और आपके इस संपर्क से जो आपको जो भी चीजें अच्छी मिलेंगी उससे आप लाभ उठाना चाहेंगे, अपने लिए भी फायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे. तो आपकी नजर में क्या श्रेयस्कर है, क्या बेहतर है? We are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries rather than the good. तो हम सभी बड़े कुशल होते हैं दूसरे व्यक्तियों और दूसरे देशों में बुराइयां देखने में बजाय उनकी अच्छाइयां देखने के. Perhaps some of you know the saying in the Bible about the person who could not see the beam in his own eye and saw the mote in the other's eye. बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में एक कहावत है जिसे आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा. वह व्यक्ति जिसने अपनी आंख में गिरे हुए एक तिनके को तो नहीं देखा लेकिन सामने वाली की आंख के तिल को देख लिया. ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि अपने बड़े से बड़े दोष को भी अनदेखा कर देना और सामने वाले के उसकी तुलना में छोटे से दोष की भी काफी निंदा करना, आलोचना करना और उसको बहुत हाईलाइट करना. आई एम सॉरी इफ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग. तो मुझे खेद है अगर आपको ये लग रहा है कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर उधर की बातें बहुत विस्तार में कह रहा हूँ. बट दिस इज, आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट, अ वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड. लेकिन मैं आपको वो रहस्य बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रयास है, ये काफी चतुराई भरा प्रयास है जिसे आप अपने माइंड को पढ़ सकते हैं कि आपका मस्तिष्क किस तरह से सोचता है या किस तरह से वो कार्य करता है. आई एम एटलीस्ट बीइंग फ्रैंक विद यू. मैं कम से कम आपसे एक स्पष्टवादी के तौर पर बात कर रहा हूँ, खुलकर बात कर रहा हूँ. Having got the larger frame, I looked more closely at my own country and wrote the discovery of India. तो जब एक बड़ा फ्रेम मुझे मिला, जब एक बड़ा अधिकार क्षेत्र मिला, अथॉरिटी मिली, एक बड़ा उच्च स्तर मिला, तो फिर मैंने अपने देश को और नजदीक से देखा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो मेरी किताब है वो लिखी. इन इट आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई कंट्रीज पास्ट. और अपनी इस किताब में मैंने ध्यान दिया अपने देश के अतीत पर एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट. और जिस तरह से मेरे देश ने विकास किया है उस कहानी पर मैंने ध्यान दिया. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दीज मैटर्स. तो मैं बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरी सोच का इन मामलों में विकास हुआ. The more I thought and the more I learned. तो जितना ज्यादा मैंने सोचा, जितना ज्यादा मैंने जाना, सीखा, the more I saw how little I knew. तो उतना ही ज्यादा मैंने ये देखा कि मैं कितना कम जानता था and how much more there was to learn. और ज्यादा सीखने के लिए, जानने के लिए कितना कुछ बचा था. One of my regrets today is that I have no time to pursue these studies properly by reading or thinking or writing.
तो आज के समय में आज मेरे पास जो पछतावे हैं, उन पछतावों में से एक पछतावा है कि मेरे पास समय नहीं है ये जो स्टडीज हुई हैं, जो अध्ययन है, उनको ठीक तरह से करने का, चाहे फिर वो पढ़कर हो या सोचकर हो या लिख कर हो। फॉर राइटिंग फॉर मी इज एसेंशियली एन एड टू थिंकिंग, क्योंकि मेरे लिए तो लिखना सोचने को ही मदद करने के जैसा है। यानी पंडित नेहरू का मानना है कि जब वो लिखते हैं तो उनको सोचने में मदद मिलती है। In trying to write, one has to think more concisely than otherwise, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त रूप से, बारीकी से सोचता है। I suppose I must not complain of my present lot, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे अपने वर्तमान के विषय में शिकायत नहीं करना चाहिए। What I would like you to do first of all is to think, तो मैं जो आपसे चाहूंगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप सोचिए। Thinking is something which does not come automatically to a person. सोचना एक ऐसी चीज है जो कि किसी व्यक्ति तक स्वतः ही नहीं आती है। Gossiping with a neighbor is not thought. अपने पड़ोसी के साथ गप्पी करना कोई विचार नहीं है। If you repeat something which somebody else has said, यदि आप किसी ऐसी चीज को दोहराते हो, किसी ऐसी बात को दोहराते हो जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कही है, it is not thought, तो ये भी कोई विचार नहीं है। I do not expect all of you to become mighty thinkers. मैं ऐसी कोई उम्मीद आप लोगों से नहीं रखता हूँ कि आप सब बहुत ही बड़े महान विचारक बन जाएं। दो सम ऑफ यू में, हालांकि आप में से कुछ लोग बहुत बड़े विचारक बन भी सकते हैं। बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी सोचें और आर्ट ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की एक कला है, उसे आप विकसित करें। नथिंग इज मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग दैन रीडिंग, पढ़ने से ज्यादा मददगार सोचने के लिए और कुछ भी नहीं है। दैट इज रीडिंग इंटेलिजेंटली, और वो भी पढ़ना कैसे है, आपको बिल्कुल इंटेलिजेंटली, यानी पूरी बुद्धिमानी से, पूरे विवेक से। बिकॉज देयर बाय यू गेट अदर पीपल्स थॉट, क्योंकि ऐसा करके आपको दूसरे व्यक्तियों के विचार मिलते हैं। एंड बाय वेइंग दैम यू कैन थिंक योरसेल्फ, और अगर आप उनको वे करें, उन विचारों की आप नापतोल करें, उनमें सही गलत उन्हें एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें, तो फिर आप खुद भी सोचने लगेंगे। आई हैव ऑफन सेड, मैंने कई बार कहा है, that it is very unfortunate that people think and read so little nowadays, कि nowadays यानी आजकल लोग इतना कम सोचते हैं और इतना कम पढ़ते हैं, स्पेशली इन इंडिया, खास करके भारत में। I do not call newspaper reading a reading, अखबार पढ़ने को तो मैं पढ़ना कहता ही नहीं हूँ। But any reading which makes you think is useful reading, even if it is a very good novel, बल्कि कोई भी ऐसी चीज पढ़ना जो कि आपको सोचने पर विवश करे, वो एक लाभदायक पढ़ना है, चाहे फिर वो कोई बहुत अच्छा उपन्यास ही क्यों ना हो। Great novels always make one think, जो महान उपन्यास हैं वो किसी व्यक्ति को सोचने पर विवश करते हैं, because they are pictures of life, क्योंकि वो जीवन के ही चित्र हैं जिन्हें की painted by great minds, जो कि पेंट किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं महान मस्तिष्कों के द्वारा। If you think about the 5-year plans, अब पंडित नेहरू बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, तो अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, you will find what a vital part the engineer plays in them. आप ये पाएंगे कि उनमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अभियंता जो हैं, वो कितना ज्यादा जीवंत और महत्वपूर्ण रोल उसमें निभाते हैं। We shall require tens of thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other technicians for our plans. अपनी इन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हमें आवश्यकता होगी सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स की, ओवरसीयर्स की यानी कि सुपरवाइजर्स की, निरीक्षकों की, मैकेनिक्स की और साथ ही साथ टेक्नीशियंस की, जिन्हें हिंदी में तकनीशियन भी कहते हैं, यानी जो कि तकनीकी के क्षेत्र में काफी कुशल होते हैं। तो इन सब की आवश्यकता हमें हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए होगी। The whole world is becoming more and more a world of trained people. सारा विश्व और ज्यादा एक कुशल व्यक्तियों का ही विश्व होता जा रहा है। They need to be trained in 2 ways. इन्हें 2 तरह से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। They must be trained in mind. इनके मस्तिष्क को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है और इनके पास एक विजन, एक दृष्टि होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ होनी चाहिए पूरे विश्व के चित्र की, यानी पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, विश्व की क्या आवश्यकता है, इसके विषय में इनके पास अपना एक नजरिया होना चाहिए और एक समझ भी होनी चाहिए।
Then they must be trained in particular jobs which they can do well. और तब इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन खास कार्यों के लिए जो कि ये बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Whether it be science और engineering और medicine और education, फिर चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फिर चाहे ये चिकित्सा क्षेत्र में हो या फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में हो. Such are the skills which will build India. और यही वे कौशल हैं जो कि भारत का निर्माण करेंगे. Frankly, the job of the politician will not build India. अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो ये जो राजनेताओं का काम है ये कभी भी भारत का निर्माण नहीं करेगा. Although I speak as a politician, हालांकि ये बात मैं एक राजनेता के तौर पर ही कह रहा हूँ. A politician is a useful person in his own way. एक राजनेता भी अपनी तरह से एक उपयोगी व्यक्ति है. Though it is conceivable that in a perfect society the politician will fade away. तो हालांकि ये बात भी मानी जा सकती है कि अगर एक आदर्श समाज होगा, एक सबसे बेहतर अच्छा समाज होगा, तो वहाँ एक राजनेता का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, राजनेता गायब हो जाएंगे. बट इट इज नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे. लेकिन ये आप नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, वो गायब हो जाएंगे. यानी विशेषज्ञों का रोल हमेशा समाज में रहेगा. They cannot fade away even if the politician may fade away. तो भले ही राजनेता समाज से विलुप्त हो जाएं, गायब हो जाएं, चले जाएं, उनका रोल खत्म हो जाए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हमेशा समाज में रहेंगे, वो कभी भी फेड नहीं होंगे. However, I do not think the time is near when the politician will fade away. हालांकि मेरा ये भी मानना है कि अभी वो समय नजदीक नहीं है जबकि राजनेताओं का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो खत्म होगी. You are young, आपकी उम्र कम है. I should like you to have the pride of youth and the ambition of youth to do something worthwhile and big. तो मैं चाहूंगा कि आप में कुछ big यानी बड़ा और कुछ worthwhile यानी सार्थक करने की एक प्रतिभावान नहीं हो सकते, but some of you might yet do worthwhile things in some department of human activity or the other. लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि कुछ worthwhile कर सकते हैं, कुछ सार्थक, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं. फिर वो चाहे ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी डिपार्टमेंट में करें, मानवीय गतिविधियों में कोई भी जो क्षेत्र है, कोई भी विभाग है, आप उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर निकल कर आएंगे जो कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे. I do not like people who have no pride and ambition and are just sloppy people. मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जिनमें कोई गर्व नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती और वो बिल्कुल लापरवाह और बेढंगे लोग होते हैं. I am not using the words pride and ambition in a small personal sense. तो ये जो शब्द हैं गर्व और महत्वाकांक्षा, मैं इनका प्रयोग किसी व्यक्तिगत तुच्छ भाव में नहीं कर रहा हूँ. I do not mean the pride of getting money. मैं धन पाने का जो गर्व होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Which is the silliest of all types of pride. तो जितने भी प्रकार के गर्व है, मेरा मानना है कि धन प्राप्ति के बाद जो गर्व होता है वो सबसे ज्यादा बेवकूफी भरा होता है. Pride should consist in doing your job in the best possible manner. जिस गर्व की मैं बात कर रहा हूँ वो है जब आपने अपना काम सबसे अच्छी तरीके से किया हो और तब जो आपको गर्व महसूस होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. If you are a scientist, अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, think of becoming an Einstein. तो आप एक आइंस्टाइन बनने का सोचें. And not merely a reader in your university. ना कि आप केवल अपनी यूनिवर्सिटी में एक रीडर की पोस्ट हासिल करने का सपना देखें. If you are a medical man, अगर आप चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, think of some discovery which will bring healing to the human race. तो आप किसी ऐसी खोज के बारे में सोचिए जो कि मानव जाति को हील करे, उसके कष्टों का निवारण करे. If you are an engineer, aim at some new invention. अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो आप किसी नए आविष्कार को अपना उद्देश्य बनाइए. The mere act of aiming at something big makes you big. अगर आप सिर्फ उद्देश्य ही बना लेते हैं कुछ बड़ा करने का, तो वो सच में आपको बड़ा बना देता है. If my colleagues and I and others who function on the public stage today appear big leaders to you, look back on how we became so. अगर मैं या मेरे कोलीग्स, मेरे सहकर्मी या फिर कोई और दूसरे लोग जो कि आज एक पब्लिक स्टेज पर काम कर रहे हैं, अगर ये हम सब आपको बड़े नजर आते हैं, बड़े लगते हैं, तो आप देखिए पीछे कि हम ऐसे कैसे बने.
We may have had some virtue and some ability, तो हम में जरूर कुछ न कुछ सद्गुण और कुछ काबिलियत रही होगी, बट एसेंशियली वी became what we were. लेकिन जो कुछ हम हैं वो हम निश्चित तौर पर बने because we had some ambition and pride, क्योंकि हम में एक महत्वाकांक्षा और एक गर्व था. Because we hitched our wagon to a star, क्योंकि हमने बड़े सपने देखे. स्टूडेंट्स, ये एक इडियम है. Because we tried to do big things, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश की. And in so trying our stature increased a little, और ऐसा करने की कोशिश में हमारा जो कद है वो थोड़ा सा बढ़ गया.